नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और सन एक्सप्रेस के कैमरे में फ़िलहाल एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ व हिंदी अकादमी के अध्यक्ष श्री विवेक गुप्त जी। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सन एक्सप्रेस में। नमस्कार राजीव जी। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप सिलीगुड़ी पहली मर्तबा आए हैं, नहीं इससे पहले भी आए हैं? नहीं, मैं तो सिलीगुड़ी आता रहता हूँ। साल में 3-4 चक्कर तो हमारे ज़रूर लग जाते हैं। हाँ, सिलीगुड़ी वाले जितना प्रेम से बुलाते हैं उतनी प्रेम से मैं नहीं आ पाता हूँ, बट आता रहता हूँ यहाँ पे। तो इस बार आना किस मकसद से हुआ? आज हमारी 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मीटिंग है, जहाँ पर हम जो हमारा पश्चिम बंगाल हिंदी प्रकोष्ठ है, तृणमूल का हिंदी प्रकोष्ठ है, उसके यहाँ पे जो कार्यकर्ता इस जोन में, जो हम लोग बंगाल को जैसा आप जानते हैं 5 डिवीज़न में बांटा जाता है, तो जो जलपाईगुड़ी डिवीज़न है, तो उस डिवीज़न में जितने भी हमारे प्रकोष्ठ के डिस्ट्रिक्ट कर्मी, उनके नाम की घोषणा होगी और यहाँ पे कार्यक्रम उनको समझाया जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा एक हिंदी भाषी वर्ग है, इनको तृणमूल से जोड़ना है। ये लोग जुड़े हुए हैं, उस रिश्ते को और मजबूत बनाना है, और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उनको नए सिरे से जोड़ना है। आपने कहा कि तृणमूल से हिंदी भाषियों को जोड़ना है, इससे पहले हिंदी भाषियों को क्यों नहीं जोड़ा गया? नहीं, मैंने कहा ना कि जो लोग जुड़े हुए हैं उनको उनसे रिश्ता और मजबूत बनाना है, और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, कोई भी कारण से हो सकता है, भाई नए लोग आ रहे हैं या उनको नया रिश्ता बनाना, या हो सकता है यही तो पता करना इस प्रकोष्ठ का काम है कि अगर ऐसे लोग भी हैं जो हमसे नहीं जुड़े हुए हैं। भाई हो सकता है राजनीतिक विचारधारा कुछ भी रखते हों, बट हमको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनको हमारे बारे में जानकारी होना चाहिए। फिर तो मतदाता जनता जनार्दन है, जो भी चाहे करे। जुड़ने और जोड़ने का ही कार्यक्रम है, इसके तहत न और कुछ मकसद है इस हिंदी प्रकोष्ठ का? देखिए, जुड़ने से मकसद सबसे पहले क्या होता है, वार्तालाप होती है, बातचीत होती है। हम उनको समझ पाते हैं, वो हमको समझ पाते हैं। कई उनकी समस्याएं हैं जो शायद वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। हम सरकार और उन लोगों के बीच में एक ब्रिज, एक लिंक का काम कर सकते हैं, सरकार तक उनकी बात पहुंचा के कि भाई ये समस्याएं ग्राउंड लेवल पर आ रही हैं। कुछ समस्याएं हैं जो शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं ठीक से, जहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी को पुलिस स्टेशन में न्याय नहीं मिल रहा है और उसको कचहरी जानी चाहिए या कोर्ट को जाना चाहिए, मगर वो कहीं ना कहीं प्रशासन के वो ब्लेम करके बैठे हुए। तो हम उनको समझाएंगे कि भाई इसका उपाय जो है कोर्ट के जरिए हो सकता है, आप कोर्ट करिए, हमारा जो लीगल सेल है वो उसमें आपकी मदद कर सकता है। तो मतलब कहने का मतलब एक समस्या के कई सोल्यूशन हो सकते हैं। हम लोग हर तरफ से उनको इन्फॉर्मेशन भी देंगे, सोल्यूशन भी देंगे, और उनके लिए जो भी हो सकता है बन सकता है वो जरूर करेंगे। इसी के तहत क्या हिंदी अकादमी का गठन हुआ है तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ के तहत? हिंदी एकेडमी का गठन नहीं हुआ है। हिंदी एकेडमी एक बहुत पुरानी संस्था है जो चलती आ रही थी। इसका पुनर्गठन किया गया, इसमें एक नया जान फूंका जा रहा है। उसमें बुद्धिजीवियों को और कई ऐसे लोगों को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि एकेडमी जो है अपने आप में, जो हम लोगों ने इस बार विजन लिया, जो हमारे मुख्यमंत्री ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया कि भाषा, साहित्य, कला और संस्कृति, इन 4 विषयों पर एकेडमी काम करे। तो आप अगर एकेडमी का जो हमारे मेंबर्स देखेंगे तो उनको भी इन 4 फील्ड से लिया गया है, ताकि इन चारों फील्ड पे काम हो सके और इन पे विचार विमर्श करके। आप देख रहे हैं कोरोना लॉकडाउन में है तो बहुत सारी गतिविधियां, कार्यक्रम को हम लोगों को सोच समझ के करना पड़ रहा है। उसी में प्लानिंग चल रही है, और प्लानिंग के बाद हम लोग की एकेडमी की ऑलरेडी 2 मीटिंग हो चुकी हैं। एक मीटिंग हम लोग को सिलीगुड़ी में करनी है, ताकि हम लोग सिलीगुड़ी के जो हिंदी भाषी लोग हैं उनसे भी जनसंपर्क कर सकें, उनकी भी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं समझ सकें कि एकेडमी से क्या है। उसके अलावा एकेडमी में हम उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं। आज छोटी से छोटी चीज़ें, हिंदी टाइपिंग से लेकर हिंदी में साहित्य करना, हिंदी में कविता लिखना, हिंदी में 1 एक्ट प्ले करना, बहुत सारी चीज़ें एकेडमी धीरे धीरे एक गतिविधियों को करेगी। विवेक जी, आपने कहा कि हिंदी अकादमी जो है पुनर्गठित हुई है, यानी कि इससे पहले भी ये था, और जहाँ तक मेरी जानकारी ये वामफ्रंट के समय से ही हिंदी अकादमी है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि इससे पहले वाली कमेटी में भी आप थे, तो ऐसी क्यों स्थिति अभी भी है कि हिंदी भाषियों की समस्या का जो है अभी तक निदान नहीं हो पाया है? कमी कहाँ है? जो हिंदी अकादमी के सदस्य हैं उनकी कमी है, न सरकार की उदासीन रवैया है? क्या आपको लगता है? देखिए, सरकार की अगर रवैया उदासीन होती तो सरकार 5 करोड़ का चेक नहीं देती। तो सरकार की तरफ से तो आप निश्चिंत रहे। और पिछले एकेडमी का भी मैं चेयरमैन था,
और हम लोगों ने कमेटी बनाई थी, मगर वो कमेटी में हम लोग कुछ 2-3 साल हम लोगों ने काम भी किया था, मगर फिर उस समय ऐसा एक माहौल ऐसा हो गया था कि उसको काम करना, आगे ले जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। एकेडमी में जो पैसे की लागत थी वो उस समय सरकार जुटाने में असमर्थ हो पा रही थी कुछ कुछ जगह पर, क्योंकि हम लोग का जो विजन था और जो सरकार का विजन था वो मैच नहीं कर रहा था। इसीलिए इस बार जो है एक सीरियस चेष्टा की जा रही है, और इस बार हम लोगों को पहले से सारा डिस्कशन करके, सारा सरकार से वार्तालाप करके काम किया गया। सरकार को हम लोगों ने प्रपोजल्स भी भेजे हैं, उस पर सरकार का फीडबैक भी आ रहा है, और जैसे जैसे सरकार का एक वो हो रहा है, हम लोग उसको अपने प्रोग्राम को एडजस्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। विवेक जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कहा कि सीरियस तौर पर जो है हिंदी भाषियों की स्थिति अब सुधारने की कवायद जो है तृणमूल सरकार कर रही है, क्या जो विधानसभा चुनाव है उसको केंद्र कर सीरियस हुआ जा रहा है, क्योंकि तृणमूल की स्थिति जो है बहुत बेहद खराब है? ऐसा है, भारतवर्ष के लिए मैं अगर एक मजाकिया रूप में कहूँ तो चुनाव तो हर आए दिन होते रहते हैं। चुनावों से सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, मगर चुनावों से सरकार का काम बंद नहीं होता है। ममता बनर्जी के लिए एक चीज़ मैं बहुत गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो 11 करोड़ जनता के लिए काम कर रही है बंगाल की। इसमें 1.25 करोड़ हिंदी भाषा भाषी हैं। तो इनके, चाहे इन लोगों ने दीदी को, और इसमें 60-65 लाख वोटर है, चाहे ये लोग वोट दे चाहे न दे, उनको काम करना है, क्योंकि एक बार वो मुख्यमंत्री बन गई तो 11 करोड़ जनता उनकी जिम्मेदारी, उनको 11 करोड़ लोगों के लिए काम करना है। तो मुझे नहीं लगता कि खाली चुनाव का ही फोकस है। हाँ, आप टाइमिंग में आप उसको ऐसा, आप पत्रकार हैं, आपको पूरा हक है उस तरह देखने का, मगर ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, कुछ चीज़ों में समय लगता है करने में। आज एकेडमी का एक बजट देना तो बहुत आसान है, बट उसका किया क्या जाएगा, उसमें क्या प्रोग्राम लिए जाएंगे। आज इस कोरोना काल में जब जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा हम लोगों को, उस समय भी इसको प्रायोरिटाइज करना, हमारी मांगे कुछ और थी। आज हिंदी यूनिवर्सिटी पे काम हो रहा है, वो अपने आप में कोई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जहाँ बड़ी ज़मीन दी जाएगी, बड़े मकान बनेंगे, कई उसमें वो उसके वाइस चांसलर की नियुक्ति हो गई है। तो हिंदी के लिए जितना काम 10 सालों में ममता बनर्जी सरकार ने किया है, पूरे भारतवर्ष में किसी ने नहीं किया। सबसे पहले हिंदी में 10वीं के छात्रों को क्वेश्चन पेपर देना, फिर 12वीं के छात्रों को क्वेश्चन पेपर देना, फिर उनको आंसर स्क्रिप्ट उसमें लिखने के लिए देना, कई कॉलेजेस में वो काम करवाना। कि लेकिन एक जगह आपको टोकना चाहूँगा, खत्म कर देता हूँ। उसके बाद हिंदी कॉलेजेस की शुरुआत करना और हिंदी यूनिवर्सिटी करना, छठ पूजा पे यहाँ पे छुट्टी देना। तो हिंदी भाषा भाषियों का जहाँ जहाँ समस्या नजर आ रहा है, उस पर दीदी ताबड़तोड़ फैसला लेके वो कर रही है। मुझे नहीं लगता कि बंगाल की जनता इससे ज़्यादा कुछ मांग सकती है। आज अगर आपकी जानकारी में बता दूं, यूपी जैसे इतने बड़े प्रदेश में छठ पूजा की छुट्टी नहीं दी जाती है। विवेक जी, आपने कहा कि हिंदी में प्रश्न पत्र की व्यवस्था हो रही है। बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल नहीं हो गई है सर। मतलब अब कोई डाउट नहीं रहा है। सब कॉलेज 10वीं और 12वीं के किसी भी छात्र को अब ये प्रॉब्लम नहीं है, उनको अब हिंदी में प्रश्न पत्र मिलता है और वो जवाब भी हिंदी में लिख सकते हैं। कॉलेज में भी हिंदी में प्रश्न पत्र मिलता है, मगर 40 में से 3 कॉलेज में अभी वो हिंदी में लिख पा रहे हैं, 37 कॉलेज में नहीं लिख पा रहे थे। ये अभी हमको स्टूडेंट्स लोगों ने बताया है, इसी अभी पिछले 15 दिन पहले ही हमने इसको टेकअप किया है, और हमको उम्मीद है कि बहुत जल्द इन कॉलेजेस में भी हिंदी में आप आंसर लिख सकते। प्रश्न पत्र अभी भी आपको हिंदी में मिल रहा है। आंसर स्क्रिप्ट जो हिंदी में लिखने वाला हो रहा था, वो थोड़ी असुविधा हो रही थी। ये कब तक ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी? देखिए, हम लोगों ने सरकार से डिस्कस किया, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, हमको उन कॉलेजेस के साथ वापस कंसल्टेशन करना पड़ेगा। जादू की छड़ी तो नहीं है। देखिए, कॉलेज में भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना पड़ेंगे, उस तरह के टीचर होने पड़ेंगे जो उनकी जांच पड़ताल कर सके। कई हिंदी टीचर्स की नियुक्ति करनी पड़ रही है कुछ कॉलेजेस में। तो ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है, और एक साथ 37 कॉलेज में नहीं होगा, एक कुछ कॉलेज में होते जाएंगे। जो कॉलेज अपने आप को घोषित करेंगे कि हाँ भाई हम तैयार हैं, उन कॉलेज में पुश पहले होगा। जो कॉलेज घोषित करेंगे कि हम अभी नहीं तैयार हैं, हमको ये चाहिए, तो वहाँ वो सुविधा मुहैया कराई जाएगी, उसके बाद ही वो काम वहाँ पर हो पाएगा। विवेक जी, एक जगह मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कोलकाता में जो हिंदी अकादमी का जो पुराना ऑफिस है, उसमें जो पुस्तकालय बनाई गई है, उस पुस्तकालय की पुस्तकों में आप देखेंगे कि वहाँ पर दीमकें लगनी शुरू हो चुकी हैं। क्या उस पुस्तकालय का जीर्णोद्धार का कार्य भी जो है ये कमेटी करेगी? पहले तो मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं। अच्छा आपने इसका जिक्र किया। हम लोगों ने नई जो एकेडमी, पुनर्गठित एकेडमी, हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास करके सरकार को दिया और सरकार ने उसको एक्सेप्ट भी किया। अब उस जगह को, जहाँ हिंदी एकेडमी का पुराना कार्यालय था, उसको पूरी जगह को लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब आपको अगर आप वहाँ गए तो एक हिस्सा लाइब्रेरी था, एक हिस्से में कार्यालय था। अब वो जो कार्यालय वाला हिस्सा है वो भी लाइब्रेरी में जोड़ दिया जाएगा।
लाइब्रेरी को अपडेट भी करेंगे, रेनोवेट भी करेंगे, रिफर्बिश भी करेंगे। और जहाँ तक दीमक लगने की सवाल है, मुझे विश्वास है कि जिन लोग एकेडमी की जो हमारा एक दो स्टाफ वहाँ थे जो देखभाल कर रहे थे, हम लोगों ने वहाँ ऐसी व्यवस्था की थी कि शायद दीमक नहीं लगी। अगर आपके पास कोई तस्वीरें हैं दीमक लगी हुई तो मुझे दिखाइएगा। मुझे जितनी जानकारी है, क्योंकि हम लोगों ने थोड़े दिन पहले भी वहाँ इंस्पेक्शन कराया था, हमें दीमक लगी हुई कोई पुस्तक वहाँ नहीं मिली है। अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी हो या कोई फ़ोटो हो तो ज़रूर शेयर करें। हो सकता है हम गलत हो सकता है हम उस पर जो कार्रवाई करना की जाए। क्योंकि देखिए साहब, पुस्तकालय को पब्लिक में खोलना क्या काफ़ी नहीं है, खाली लाइब्रेरियन होना नहीं है, वहाँ पे पूरा एक पद्धति ठीक करना पड़ेगा। और सरकारी लाइब्रेरी है, टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो देखा गया है कि स्टूडेंट्स लोग शाम को लाइब्रेरी ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं बजाय दिन के। तो हम लोग ये जो पोस्ट क्रिएट करना पड़ेगा लाइब्रेरियनों की एकेडमी में, लाइब्रेरियन का पोस्ट नहीं था, CPM के टाइम से नहीं था, वहाँ पर ऐसे ही एडहॉक काम हो रहा था। तो हमें लगता है जहाँ इतने सालों लोगों ने वेट किया, वहाँ कुछ महीने और सही पोस्ट क्रिएशन के लिए हमने एप्लीकेशन दे दिया है INC डिपार्टमेंट को। उन्होंने फाइनेंस में फाइल आगे फॉरवर्ड की है। तो मुझे लगता है जैसे ही वो स्वीकृति मिलेगी और वो पोस्ट क्रिएट हो जाएगा, हम लाइब्रेरियन की नियुक्ति करेंगे और उसके बाद वो लाइब्रेरी अपने आप चलने लगेगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके अलावे जो है ये जो तृणमूल हिंदी प्रकोष्ठ या हिंदी अकादमी किस किस तरह के नए कार्य हिंदी भाषियों के लिए करेगी, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सब कुछ तो मैं खुल के नहीं बता सकता, मगर 2 कार्यक्रम अभी हम लोग जरूर ले रहे हैं। एक है हिंदी उत्सव, जिसमें डिबेट कंपटीशन से लेकर वाक युद्ध से लेकर आपके काव्य पाठ का कंपटीशन होगा, स्टोरी मतलब ऐसे या जो हम लोग निबंध बोलते हैं या पत्र लिखते हैं, उन सब का कंपटीशन होगा। और एक कला संगम एक प्रोग्राम हम लोग करेंगे। ये दोनों प्रोग्राम वर्चुअल भी होंगे, फिजिकल भी होंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि दोनों का सिलीगुड़ी के लिए हमने स्पेशल निर्देश दिया है कि सिलीगुड़ी में सेगमेंट पूरा एक होना चाहिए। जो कला संगम है उसमें कला और संस्कृति दोनों पे होगा। कला में होगा हम लोग यहाँ पे 1 एक्ट प्ले, जिसको या मोनोलॉग प्ले बोलते हैं, उनका आयोजन किया जाएगा। कुछ यहाँ के लोकल ग्रुप्स करेंगे, कुछ हम लोग ग्रुप्स बाहर से बुलाएंगे। जो संस्कृति है उसमें यहाँ की जो कुछ लिप्त होती संस्कृति है या कुछ ऐसी संस्कृति जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है, उनको हम लोग कोई ऐसी रूप में दर्शाएंगे जिससे लोगों को उसमें ज्ञानवर्धन भी हो, लोगों को उन संस्कृति का जान पहचान हो और उस संस्कृति के साथ वो लोग जुड़े भी। जहाँ तक भाषा का काम है, बहुत जल्द एक बड़ी अनाउंसमेंट होगी। और क्या होगी बताइए हमारे दर्शकों। जी, वो तो मैं नहीं बता सकता, वो हमारी मुख्यमंत्री करेंगी, मैं उनका हक नहीं छीन सकता। बट मैं ये कह सकता हूँ, मैं आपको इतना इशारा जरूर कर सकता हूँ कि पश्चिम बंगाल में 2010 में 1000 हिंदी मीडियम स्कूल्स भी नहीं थे, आज 1600 हिंदी मीडियम स्कूल्स हैं। और की आवश्यकता है, और की जरूर आवश्यकता है। 10 साल में 600 स्कूल बने हैं, जितनी ज़रूरत होगी उतनी बना दिए जाएंगे। उनमें हिंदी भाषा भाषी टीचर्स की नियुक्ति भी की जाएगी। तो जो हम लोग एकेडमी कुछ ऐसा करना चाह रही है कि इन 1600 स्कूल को सीधा लाभांश पहुँचे, या इनके जो बच्चे पढ़ रहे हैं इनको कोई तरीके से फ़ायदा पहुँच सके, उसके लिए एकेडमी प्रयासरत। मेरा एक अंतिम सवाल है, ये जो नई कमेटी बनी है हिंदी अकादमी, उसमें जो सदस्य निर्वाचित हैं, जो चयनित हैं, मैं एक अध्यक्ष के रूप में आपसे जानना चाहता हूं। कुछ हिंदी भाषी इससे नाराज़ हैं कि इसमें उनका चयन नहीं होना चाहिए था, आई एम द बेस्ट, या फिर उनका होना चाहिए था। ये जो स्थिति बन रही है, इस पर आपकी मैं टिप्पणी जरूर चाहूँगा। देखिए, ऐसा है, कोई भी समिति गठन होती, कोई भी चुनाव होता है, एक आदमी जीतता है, 10 हारते हैं, तो बाकी जो 10 है उनको तकलीफ रहती है। और कभी कभी ऐसा जीवन में हमने सबने देखा है कि अच्छा कैंडिडेट या जीतने वाला कैंडिडेट हार जाता है, कोई दूसरा कैंडिडेट जीत जाता है। तो यहाँ जीत हार की बात नहीं हो रही है, परसेप्शन का इशू है। देखिए, हम लोगों ने हमसे सुझाव मांगा गया था, हमने सुझाव दिया। INC डिपार्टमेंट से सुझाव मांगा था, उन्होंने सुझाव दिए, और लोगों ने सुझाव दिए। अल्टीमेटली CM ऑफिस सब सुझावों को देख के एकेडमी का जो एक लॉन्ग टर्म गोल है, एक विजन है, एक जो प्लान है, उसके तहत ही किसको कैसे क्या एडजस्टमेंट करना है, और सभी को लेते हुए उन्होंने फैसला लेकर समिति के सदस्यों का गठन किया है। शिकायत होंगी, जरूर होंगी। जिनकी शिकायत है, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती यही करूँगा कि ये हिंदी का काम है, ये मेरा तेरा काम नहीं है, ये हिंदी का काम है। तो हिंदी के काम में साथ बढ़ें, 1 और 1 11 होते हैं। जहाँ जितना साथ देंगे, हिंदी का कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। समिति के सदस्य हो न हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर हिंदी का काम अगर हो, ये बड़ी बात है।
हमें ऊंचा उठना है, हमें ऊंचा उठना है, ऊपर उठना है, हिंदी को आसमान की ऊंचाइयों पे लेके जाना है। 40 देशों में ये भाषा बोली जाती है, 21 देशों में अधिकृत भाषा है। गूगल ने बदमाशी करके इसको नंबर 5 पे कर रखा, मगर ये विश्व में दूसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। अंततः हिंदी भाषियों को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि 2016 में जोहानिसबर्ग में ये फैसला हुआ कि न तुम्हारी हिंदी सही न मेरी हिंदी सही, सबकी हिंदी सही। तो जो जैसा हिंदी बोल सकता है वो सही है। और मातृभाषा से जिसका और माटी से जिसका नाता कटता है वो अपनी संस्कृति का, अपने आत्मा का एक हिस्सा कट जाता है। मातृभाषा हिंदी है, प्रयोग करें, घर में करें, वो करें। अगर आपके स्कूल में टीचर बोलती हैं कि, और ये मैं सुझाव के रूप में दे रहा हूँ कि घर में बच्चों को बोलिए इंग्लिश में बात करने के लिए, तो उनसे विनम्र निवेदन करना चाहिए कि मैम इसके लिए तो स्कूल भेज ही रहे हैं, आपको जितनी अंग्रेजी सिखाना सिखा लीजिए, घर में कम से कम हम लोग मातृभाषा में बात करें, उसका प्रयोग करें। अगला मुंशी प्रेमचंद जो है आपके हमारे बीच में है, उसको निखारना, उसको प्रोत्साहित करना, उसको उजागर करना, उसको आगे लाना, ये आपके हमारे हाथ में है। क्योंकि शेक्सपियर में जितना रस है उतना ही रस मुंशी प्रेमचंद में है, मगर हम शेक्सपियर को तो पकड़ लें और मुंशी प्रेमचंद को छोड़ दें, ये सही नहीं है। हिंदी बहुत ही मधुर भाषा है। खाली उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो 70 करोड़ लोग बोलते हैं, पूरे भारतवर्ष में करीब करीब 85 करोड़ लोग बोलते हैं। इतनी बड़ी भाषा, इतनी बड़ी लोकचाल की भाषा, और आज भारत जैसे इतने बड़े गणतंत्र में जहाँ लिंग भाषा का काम करती है, बहुत जगह आप हिंदी नहीं बोलेंगे तो मजबूरी में बोलनी पड़ेगी आपको। आज अगर आप महाराष्ट्र जाते हैं और वहाँ मराठी नहीं आती है, बट वो टूटी फूटी हिंदी बोल लेते, आप टूटी फूटी हिंदी बोल लेते, तो काम चल जाता है। तो इसको प्रोत्साहन देने में नुकसान नहीं है, फायदा है। एक देश बनेगा, एक राष्ट्र बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक गुप्त जी, सन एक्सप्रेस से बातचीत करने के लिए। हम यही उम्मीद करते हैं कि जब जब सन एक्सप्रेस को आपकी दरकार होगी तब तक सन एक्सप्रेस के समक्ष आप इसी तरह अपना समय ज़रूर देंगे। इसी तरह की तमाम एक्सक्लूसिव मुलाकातों के लिए आप बने रहिए सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।